नमस्कार आप सभी को। और आज का वीडियो भी बहुत ख़ास है और आज का दिन भी बहुत ख़ास है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जानते हैं कि आरपीएससी ने अभी जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट निकाला है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए, इससे पहले भी एडवर्टाइजमेंट था, उसको विड्रा किया गया है और अब नया विज्ञापन जारी किया गया है। तो अचानक से काफ़ी कुछ उथल पुथल हुआ है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तैयारी को लेके हो सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन को लेके हो सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आपको सारे आंसर्स हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे और एक एक स्टेप में हम सारी बातों को समझेंगे। तो आपको कुछ टाइम इस वीडियो को लास्ट तक देना है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो हम स्वागत करते हैं आपका। आप कमेंट बॉक्स में हमसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो बिल्कुल पूछिएगा। देखिए, एडवर्टाइजमेंट आज ही आया है, 18 सितंबर का एडवर्टाइजमेंट है और अपने आप में ये डेट भी बहुत अच्छी डेट है। और दूसरी खास बात है कि एडवर्टाइजमेंट से पहले यहाँ पे एक पिछले विज्ञापन को हटाने का, विड्रा करने का एक नोटिस डाला है। प्रेस विज्ञप्ति आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि पिछला जो विज्ञापन था ना, जिसकी विज्ञापन संख्या 13/12/2024 का था, उसको प्रत्याहारित यानी कि विड्रा किया जाता है। यानी कि पीछे का जो विज्ञापन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। यानी कि पहले आपने आवेदन किया था तो वो भर्ती ही निरस्त हो गई है, तो आपको दोबारा से आवेदन करना होगा, पहली बात। इसके बाद में जो पिछला विज्ञापन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 13/12/2024 का विज्ञापन था। सारे पोस्ट यहाँ पे दिखाए हुए थे। जैसा कि हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो बॉटनी के लिए है, तो बॉटनी के 42 पोस्ट लास्ट विज्ञापन में थे। पॉइंट नंबर 21 पे बॉटनी के 42 पोस्ट पिछले विज्ञापन में थे। इतने ही पोस्ट इस विज्ञापन में भी हैं। पोस्ट की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आज का विज्ञापन है, 18 सितंबर 2025 का। और विज्ञापन संख्या, नया एडवर्टाइजमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। यानी कि आपने पहले अगर फॉर्म भरा था तो अब आपको दोबारा से फॉर्म भरना है। पहले वाला फॉर्म अब काम नहीं करेगा, ये आपको बिल्कुल से क्लियर है। अब नए फॉर्म भरे जाएंगे, तो जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो भी भर सकते हैं, और अगर आपने भरा था तो भी आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। आरपीएससी की साइट से आप ये विज्ञापन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी पे यहाँ पे वही 42 पोस्ट हैं वो दिखाई गई हैं, और का कैटेगरी वाइज जो डिवीज़न है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। बॉटनी रिगार्डिंग पहले भी 42 पोस्टें ही थी, अभी भी 42 पोस्टें ही हैं। अब इसके बाद में आपका सब्जेक्ट बॉटनी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो जनरल जो बातें अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आप सभी सब्जेक्ट वालों के लिए बिल्कुल बराबर महत्वपूर्ण है। तो आपका सब्जेक्ट बॉटनी नहीं है तो भी आप वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आपके डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को देखते हैं। तो पहला जो यहाँ का नोट वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ओनली, बाकी आप विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद क्रम संख्या 1 से लेकर 27 है, बॉटनी यहीं पे आ जाएगा।
उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है कि कौन कौन भर सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में आपकी, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन भी है, बट एज ए जनरल बात हो रही है। मास्टर्स यानी कि एमएससी में आपको 55% नंबर चाहिए। हाँ, अब आपकी एमएससी बॉटनी से है या जूलॉजी से है या और कौन से सब्जेक्ट से हैं, और आप एलिजिबल कौन से में होंगे, ये भी आरपीसी का एक इक्विवेलेंसी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो वहाँ पे आप ये भी समझ लेना कि आप बॉटनी में अप्लाई कर सकते हो या जूलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हो गया मास्टर्स आपका एमएससी होना चाहिए 55% के साथ में। उसके बाद में आता है कि इसके अलावा बिसाइड फुलफिलिंग मास्टर्स डिग्री आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। आपका यूजीसी वाला हो सकता है, अगर आपके सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो साइंस वालों का जैसे CSIR है वो ही वैलिड होगा, ठीक है। या आपके पास स्लेट हो सकता है, सेट हो सकता है ना। पहले स्लेट का एग्ज़ाम होता था, आजकल स्लेट का नाम सेट कर दिया। तो या तो आपके पास नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए। अगर आपके पास JRF है तो ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाइड ही होते हैं, तो JRF फेलोशिप को बोलते हैं, बट वो ऑलरेडी नेट में काउंट होता है। तो JRF हो, नेट हो या सेट हो, एक तो ये बात आएगी। उसके बाद में दूसरा ध्यान देना है कि अगर आप एक PhD कैंडिडेट हैं तो आपकी PhD है बिन अवार्डेड, तो आपकी PhD अवार्ड हो जानी चाहिए, लेकिन फिर शर्त है अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑफ 2009 एंड 2016। तो 2009 और 2016 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपने PhD किया है तो आपको नेट और सेट से एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर आपका 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग PhD नहीं है तो आपका PhD नहीं माना जाएगा। आपको नेट या सेट में से कोई सा एक एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। उसके बाद में आगे और भी लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिए कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009। तो 11 जुलाई 2009 से पहले जो कैंडिडेट्स PhD में रजिस्टर्ड हो गए थे उनके लिए है shall be governed by the provision of then existing ordinance, bylaws, regulations of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET SET। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना, रजिस्टर्ड की बात हो रही है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई 11, 2009 से पहले का है और आपने उस समय के ऑर्डिनेंस को फॉलो किया है तो भी आप नेट सेट से बाहर रहेंगे, आपको नेट सेट की ज़रूरत नहीं है। बट उस समय की कुछ कंडीशंस हैं वो आपने PhD के दौरान कंपलसरी है कि फुलफिल की हो, जैसे कि आपने PhD रेगुलर मोड में किया हुआ होगा, या आपकी जो थीसिस है उसको 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने अगर चेक किया है तो आपका ओपन PhD वाइवा अगर हुआ है ना, ये शर्तें थी वहाँ पे जो आपको अगर आपने फॉलो की हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि नेट सेट से एग्जाम रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। एटलीस्ट आपके 2 रिसर्च पेपर्स हैं वो पब्लिश हुए हों, है ना, जिसमें से एक रेफर्ड जर्नल में रहा हुआ हो, और कैंडिडेट्स हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज वर्क इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये सब रहा हुआ हो। तो अगर ये वाली कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो फिर आपको जुलाई 11, 2009 से पहले का रजिस्ट्रेशन है और आपने कंडीशन फॉलो की है तो भी आपको नेट सेट से एग्जाम्पशन है वो मिल जाएगा। हाँ, बाद में ये था कि नेट सेट सेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन जहाँ पे नेट सेट की परीक्षा आयोजित नहीं होती है। तो बाकी आपका जैसे बॉटनी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे या बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट्स में नेट होता है, तो आपका नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए,
या अगर आपका पीएचडी है तो पीएचडी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑर्डिनेंस के जो भी क्लॉज हैं वो आपने फॉलो किए हो, ये आप श्योर करेंगे, उसके बाद में ही आप अप्लाई करेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो और भी लिखा हुआ है कि द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपका हो, और अगर आपने जो भी इंस्टीट्यूशन काम में लिया है अगर वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर टॉप 500 में आता है तो भी आपको है वो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तब आपको क्या है कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी होगी। तो ये भी अगर आप आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो आपके लिए एलिजिबल होगा, अगर आपने इंडिया से किया तो आपको पहले वाले जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपका कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, या आप मोर बैकवर्ड क्लास है ना से बिलोंग करते हैं, या आप नॉन क्रीमी या डिफरेंट एबल्ड्स हैं, ब्लाइंड, विजन, डीफ एंड डब हियरिंग वाले, या फिजिकली हैंडीकैप्ड या बहुत सारी डिजीज उनसे बिलोंग करते हैं, देन यू हैव 5% रिलैक्सेशन। तो उनको बीएससी और एमएससी दोनों के अंदर 5% रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। देखो एक चीज़ और भी यहाँ पे है कि 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी स्टेट से अगर आपने सेट किया है तो आप आरपीएससी की इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो सेट होता है वो स्टेट का ही मान्य होता है, लेकिन अगर आपने 1 जून 2002 से पहले किसी दूसरे स्टेट से किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका सेट है वो 1 जून 2002 के बाद का है तो आपको केवल राजस्थान से अगर सेट किया है तो ही मान्य होगा, राजस्थान से बाहर आप किसी दूसरे स्टेट से सेट किए हुए हैं तो मान्य नहीं होगा। तो ये भी आप ध्यान देंगे, अगर आप सेट क्वालिफाइड हैं तो ये क्लोज आपका फुलफिल होना चाहिए। देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके आरपीएससी बार बार ये चीज़ बताता रहता है कि पद की अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ हो या शामिल होने वाला व्यक्ति। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एमएससी फाइनल में अपीयर हो रहे हैं है ना, या साथ में मान लो कि आप जो CSIR नेट का एग्ज़ाम है उसमें शामिल हो रहे हैं है ना, एमएससी प्रीवियस में है तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको आगे जाके फॉर्म विड्रा ही करना पड़ेगा क्योंकि तब तक आपका एमएससी वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका एमएससी फाइनल का चल रहा है, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, या आप 4th सेमेस्टर में हैं क्योंकि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है, तो अगर आपका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। और साथ में अगर आपका नेट नहीं है तो अभी क्या है कि नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अगर आपका नेट नहीं है तो आप अभी नेट भी साथ में निकाल सकते हैं। तो नेट अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एमएससी आपका नहीं है तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको एमएससी फाइनल में अगर है तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये आपने एमएससी पूरा कर लिया है, नेट कर लिया है, उसका प्रूफ जो है वो जैसा कि पहले भी ऐसा होता था कि साक्षात्कार से पूर्व आपको इसका प्रूफ है वो आरपीएससी को देना होगा। ठीक है, तो साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके सब्जेक्ट के इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं उसका पहला दिन, जैसे बॉटनी का इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो पहले दिन आपके पास वो होना चाहिए, आपकी जो योग्यताएँ हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पेमेंट के बारे में बताया हुआ है जो कि राजस्थान का काफ़ी अच्छा पेमेंट माना जाता है। एज लिमिट की बात है कि 1 जुलाई 2025 को 21 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशंस हैं वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ से नोट कर सकते हैं कि रिलैक्सेशंस भी हैं। ओके, इसके बाद में हम आगे और चीज़ों को क्लियर करते हैं जो कि सभी के लिए लागू होती है। मैं उन्हीं बातों को क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप स्पेसिफिक आपके लिए कोई कैटेगरी की बात है तो आप नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ना और वहाँ से आपको चीज़ समझनी है
बहुत अच्छे से क्लियर करना है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है उसका पूरा प्रोसेस है वो कैसे पूरा होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि चयन प्रतियोगिता परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होनी है और इंटरव्यू होना है। और हालांकि लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर स्केलिंग मॉडरेशन ये सब हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा का जो दिनांक है वो 1 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 होगा। तो ये अब इसको ऐसा ही कहेंगे कि अगर आपने पहले फॉर्म भरा था तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए तो दिक्कत इतनी आएगी कि आप नए कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल होंगे तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी स्कोरिंग पे ध्यान देना है, तैयारी पे ध्यान देना है। और दूसरा मैं आपको ये भी यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो अच्छे लेवल ही होंगे। तो आपको ये भी तैयारी में ध्यान देना है कि एक बेसिक तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपका एक अच्छा लेवल होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आएंगे। कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्वेश्चन भी अच्छे आएंगे। आपने पीछे और एग्ज़ाम जो RPCQ में भी देखा है। तो अच्छे क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपकी तैयारी अच्छी है। और कंपटीशन बढ़ गया तो ये तैयारी और भी अच्छी होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो दिसंबर में ही पहले एक्सपेक्टेड बताया हुआ था टाइम टेबल वाइज, उसी समय पे होगा। यानी कि एग्ज़ाम उसी टाइम पे हो रही है, बस नए कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। और एक और चीज़ जो इसमें है वो भी अभी आपके साथ में शेयर करूँगा कि बेसिकली सबसे बड़ा कारण तो वही है जिसके चलते इतना सारा चेंजेस किया गया है। देखो परीक्षा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन होगी, जहाँ तक संभावना है ऑफलाइन परीक्षा ही होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। बाकी सब जो है वो अभी साइट पे आ भी जाएगा, सिलेबस वगैरह भी दोबारा से इनको डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है वो 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक रहेगा। तो आप नोट रखना और बिल्कुल टाइमली अप्लाई कर देना। हाँ, बहुत जल्दी आपको जैसे ओपन होता है बिल्कुल फ्रीली अच्छे से अप्लाई करना, कोई भी गलती नहीं करनी है। आवेदन आपको ऑनलाइन करने हैं, RPC की साइट पे जाके करना है, SSO विंडो से होगा, वो सब आप जानते ही हैं। ओके, आवेदन करने के बाद में जो फॉर्म करेक्शंस हैं वो भी रूटीन में होते हैं, वो भी आप यहाँ से बाद में नोटिफिकेशन भी आता है, आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस हैं वो बताए हुए हैं कि आपको ये जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम का स्कीम है वो क्या रहेगा। स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो उसमें दो पार्ट है, रिटर्न एग्ज़ाम यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर और इंटरव्यू होगा। अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा यानी कि बॉटनी फर्स्ट आएगा। पेपर नंबर सेकंड में बॉटनी सेकंड आएगा। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 150 आते हैं तो 0.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी रहते हैं कि पेपर कैसे होगा, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि जो पहला पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और दूसरा पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है, यानी कि सेम डे होते हैं, अलग डे नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि जो थर्ड नंबर पेपर है वो GK है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। ये 50 नंबर का है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 2 घंटे का होता है। इसकी डेट अलग होती है, आपको ध्यान देना है कि GK की जो डेट है वो अलग होगी, सेम डे नहीं होता है, डिफरेंट डेट होगी। अभी डेट बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता क्योंकि पीछे कुछ भर्ती में क्या हुआ था कि काफ़ी गैप हो गया था, तो लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत गैप आएगा कि GK और सब्जेक्ट के बीच में गैप आएगा तो अपन तैयारी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो कभी कोई इश्यू हो गया होगा तब वो गैप आया होगा। रूटीन में गैप का कोई प्रावधान नहीं होता है।
लगातार परीक्षाएं होंगी तो हो सकता है कि कुछ दिन का गैप मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसमें ये भी है कि पहले सब्जेक्ट भी हो सकता है, बाद में जीके भी हो सकता है, पहले जीके भी हो सकता है, बाद में सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपको इक्वली दोनों चीज़ों को तैयार करना है। और इंटरव्यू जो होता है वो 24 नंबर का ही होता है, तो 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। देखो यहाँ पे बाद में कुछ जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, जिनके चलते ये सारा पुराना विज्ञापन हटाया गया है, नया विज्ञापन डाला गया है। वो सारा कारण यही है। देखो यहाँ पे बिल्कुल आराम से आप समझ लीजिए कि द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रेशन subject to provisions of Rule 20 regarding minimum marks in written examination shall be summoned by them for interview। यानी कि आपके रिटन एग्ज़ाम जो होंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट से लेके पेपर थर्ड तक सब्जेक्ट और जीके वाला, उसमें पहले मिनिमम मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब मिनिमम मार्क्स का प्रावधान है। तो मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मिनिमम मार्क्स का प्रावधान क्या है वो भी आप यहाँ से समझ लीजिए कि दिस इज ना द कमीशन शैल नॉट रिकमेंडेड एनी कैंडिडेट, कि आरपीएससी ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का जो नाम है वो डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा हु हैड फेल्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम 36% मार्क्स इन ईच पेपर। ये ईच पेपर का मतलब ये हो गया कि आपको पेपर फर्स्ट में भी 36% चाहिए, सेकंड में भी आपको 36% लाने हैं, और जीके वाले में भी आपको 36% लाने हैं। फिर क्या होगा, आपको तीनों पेपर में मिला के एग्रीगेट 40% नंबर बनने ही चाहिए। अगर आपके नहीं बन रहे हैं देन आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, ये चीज़ अब डाली गई है। तो पुराने विज्ञापन में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाती, इसलिए पुराने विज्ञापन को हटाया गया है, नई शर्तें डाल दी गई हैं, फॉर्म दोबारा से मांग लिए गए हैं। तो अब आपको जीके में 36% नंबर लाने होंगे, यानी कि आपका 50 नंबर का जीके जो है तो वहाँ आपको 18 नंबर हैं वो लाने पड़ेंगे। तो आपको जीके कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और हम भी आपको दोबारा से कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, तो आप चैनल पे बने रहना, आपको नेक्स्ट अपडेट है वो मिल भी जाएंगे। बट आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है कि आपको सब्जेक्ट में भी क्वालिफाइंग मार्क्स की नीड पड़ेगी, और सब्जेक्ट में जैसे बॉटनी के स्टूडेंट्स को मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि आपको जो ज़्यादा दिक्कत आ सकती है वो पेपर फर्स्ट में आ सकती है। तो पेपर फर्स्ट जो कि ट्रेडिशनल बॉटनी है उसको अभी भी टाइम है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा सीरियस होकर आप पढ़ें तो ये जो लिमिटेशन है इनको आराम से क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आप सीरियस हैं और बिल्कुल मैनेज करके पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट को जीके को दोनों चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो श्योर है कि आप इसमें फ़ायदा उठा लेंगे। क्योंकि जो कैंडिडेट्स ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं वो मिनिमम से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और उनको बाहर होना पड़ेगा। तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो दैट्स वाई यू हैव टू मैनेज इट प्रॉपर एंड यू हैव टू गो अबाउट दैट, कि आप उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और वन थिंग मोर कि अगर आप लास्ट एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम है तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए, और इवन आपको जीके भी तैयार करना चाहिए। क्योंकि इस बार आपके नंबर अगर अच्छे नहीं आएंगे तो आप सेम सिचुएशन में दोबारा से पहुंच जाएंगे। तो हर एक लेवल पे ये चीज़ ज़रूरी है, चाहे आप एमएससी फाइनल में हैं, आप एमएससी करके नेट कर रहे हो, या आपका एमएससी नेट हो गया है, या आपने पहले फॉर्म भरा था अब दोबारा फॉर्म भरने वाले में से हैं, या आप पीछे वाले का इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपके रिटर्न में मार्क्स कम हैं। तो इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, और ये जो टाइम है वो सबके लिए इक्वल टाइम है। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसका फ़ायदा है वो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगेन दिया हुआ है
कि द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स बाई 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो SC/ST के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे जो 40% है उसमें छूट मिलेगी, यानी कि 35% है, 5% का रिलैक्सेशन है वो इनको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो बात हुई कि आपको इस बार एग्ज़ाम के अंदर सब्जेक्ट वाइज मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम की स्कीम के बारे में फर्दर है कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आएंगे, आपको सर्किल बबल्स भरने पड़ेंगे और ब्लू बॉल पॉइंट पेंट यूज करना है। इसका मतलब जो पेपर है वो ऑफलाइन ही होना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास दोबारा भी आ जाएंगी, आप उनको चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, डेडलाइंस वगैरह हैं, क्वालिफिकेशन, मेन जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आप इंडिविजुअल जो भी चीज़ें हैं उनको अपने कैटेगरी वाइज आपके लिए जो जो चीज़ें लागू होती हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप कोई कैटेगरी में हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट आपको काम में लेना, तो एवरीथिंग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इसमें सब दिया होता है। आप तसल्ली से पढ़ना, इसका प्रिंट लेके अच्छे से पढ़ना, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उनको आप मार्क कर लेना, और उसके बाद में जब आप पूरा समझ लें तब आपको है ना फॉर्म भरने के लिए जाना है। फॉर्म भी बहुत आराम से भरवाना है। तो ये तो बात हो गई कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट अभी आया है तो ये क्यों आया है और इसमें क्या खास है, और पुराने स्टूडेंट्स को और अब नए स्टूडेंट्स को इसमें क्या चीज़ें कैसे फेस होंगी, वो सब यहाँ पे रहा। इसके बाद में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार बीच में बताया भी था कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी बातें मिल जाएंगी। देखो पहले क्या होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बनने के लिए MSc जूलॉजी चाहिए था, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी बनने के लिए MSc बॉटनी चाहिए था। लेकिन फिर RPC ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्विवेलेंसी सब्जेक्ट के नाम से एक लिस्टिंग कर दी है। तो अगर आप MSc जूलॉजी से हैं, लाइफ साइंस से हैं, मेराइन बायोटेक हो सकती है, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन हो सकता है, एनिमल बिहेवियर, न्यूरोबायोलॉजी, बायोमेडिकल, मेराइन है, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर यानी ह्यूमन जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है, बायो इंजीनियरिंग है, या आप वाइल्ड लाइफ से MSc किए हुए हैं। इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से MSc किए हुए हैं, यानी कि आपका MSc इनमें से किसी भी स्ट्रीम से रहा हुआ है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बॉटनी के लिए देखना है कि बॉटनी के अंदर जैसे एक तो मेन बॉटनी है ही कि अगर आपका बॉटनी सब्जेक्ट रहा हुआ है, 1 सेकेंड, जैसे बॉटनी आपका रहा है, बायोटेक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल साइंस है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट साइंस, फॉरेस्ट्री, बायो साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, मेराइन बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एडवांस बायोलॉजी। तो इनमें से कोई भी आपका सब MSc रहा हुआ हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर MSc बॉटनी। तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन भी हैं तो दोनों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट फाइनली आपको चूज़ तो एक ही करना पड़ेगा। तो MSc बॉटनी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ से नोट करेंगे, और MSc जूलॉजी के लिए जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको शेयर किया वहाँ से आप चेक कर लेंगे। तो ये तो बात हुई कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि MSc बॉटनी के लिए जाएं या MSc जूलॉजी के लिए जाएं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में ही देखो आपको जाना होगा, क्योंकि जैसे बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, ऐसे कॉमन चीज़ें हैं, तो आपको जहाँ लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, आई होप आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा, हमें बताना, या हमारे जो ऑफिशियल नंबर हैं उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के यहाँ तक के पार्ट में जो अभी आज की जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको सारा बताया है, और प्रेजेंट कंडीशन वाइज क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, कहाँ मुश्किलें आपकी बढ़ी हैं, वो सब आई होप आप समझ पाए होंगे। और अब MSc बॉटनी या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए जो भी कैंडिडेट्स आप में से जाना चाहते हैं,
तो राजस्थान भर में आपको एज ए बेस्ट लेवल स्टडी सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे शेयर करने का हमारा मकसद केवल आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। बाकी आप वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं या अभी तक आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आई होप यू आर वेरी वेरी सिंसियर और बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको क्या कहने वाला हूँ और अभी तक मैंने आपको क्या बताया है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस का मतलब ट्रूली सीरियस हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये नेक्स्ट पार्ट देखना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लेवल के ऊपर जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं दैट्स गुड, देन यू कैन स्किप दिस सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे देखो जो अब आपके पास एक ऑप्शन है, गूगल पे जाके हमने पूछा है और उसी का जो प्रिंट है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल से पूछा है, एआई से पूछा है, जेमिनी से कि बेस्ट कोचिंग क्लासेस फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी राजस्थान 2025। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो आ जाएंगे, आप सबको देख लेना। और ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से जो नंबर 1 यहाँ पे कोचिंग आपको मिलती है दैट इज द बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज। यानी कि प्रोग्राम ऑफर्ड के आधार पे, की फीचर्स के आधार पे, सिलेबस कवरिंग के आधार पे और जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, और हम थैंकफुल हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के कि उन्होंने इतने अच्छे रिव्यूज़ यहाँ पे छोड़े हुए हैं। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके बिहाफ के ऊपर राजस्थान भर के अंदर ये बेस्ट क्लासेज आप जोड़ने के लिए जानी जाती है। तो वी आर थैंकफुल ऑल ऑफ यू जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे भी ऐसा ही चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं। इसके बाद में एक स्टेप आगे जाके मैंने डीप एनालिसिस भी किया है कि कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने मांगा है कि राजस्थान भर के जो कोचिंग क्लासेज हैं उनका एक कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है वो मुझे दीजिए, ताकि हम ये देख पाएँ कि कंपैरिजन कर पाएँ कि क्या सही है, किस प्रकार से है। तो सेम उसी प्रकार से आप भी जाके चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से देख सकते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप जहाँ भी आप चाहें। फैकल्टी एंड एक्सपर्टाइज के बिहाफ के ऊपर भी काफ़ी अच्छे जो कमेंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो वी आर अगेन थैंकफुल फॉर द स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स कि हमें टीचिंग और ट्यूशन प्रैक्टिस के अंदर राजस्थान भर के अंदर एक बेस्ट लेवल के ऊपर हम स्टैंड करते हैं। तो वी आर अगेन थैंकफुल फॉर ऑफ यू। कोर्स की बात की जाए तो वी प्रोवाइड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी प्रेप पैकेज दैट इंक्लूड बोथ द रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो। तो पिछली वैकेंसी के जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं, मोस्टली टॉपर कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होपफुली नेक्स्ट जैसे ही आरपीएससी शेड्यूल डालती है तो हम एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी काफ़ी यूनिक रहता है कि provide weekly mock test, high quality study material and daily MCQ practice for an exam ready approach। मेथोडोलॉजी जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर बाइलिंगुअल मोड के अंदर हम एंगेज करते हैं, और हमारा जो मेन फोकस है कि आपके सारे बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हो जाएं और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल से मिनिमम रहे ताकि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो। एक बजट फ्रेंडली रेट के ऊपर ये आप सबको अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे या आप आगे जान भी जाएंगे। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो स्पेशली स्ट्रॉन्ग फॉर दोज सीकिंग इनसाइट टेलर्ड फॉर आरपीएससी एंड राजस्थान स्पेसिफिक एग्जाम थैंक्स टू द एक्सपर्टाइज ऑफ द लीड इंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक डीप सर्च के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे जो रिव्यूज हैं उनको काउंट किया जाता है, और आरपीएससी बॉटनी के रिगार्डिंग एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ में हम जाने जाते हैं। वी आर अगेन सो मच थैंकफुल। तो उसके बाद में जैसे हाउ टू चूज़ बेस्ट कोचिंग, तो प्रायोरिटाइज आरपीएससी स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आप आरपीएससी के लिए जाना चाहते हो तो देन इट इज़ गुड कि आप बिल्कुल अपनी जो प्रायोरिटी है वो आरपीएससी स्पेसिफिक पॉइंट आउट कीजिए, और आरपीएससी स्पेसिफिक पैटर्न में सबसे बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे हम आपके साथ हैं। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप फॉर्म को भरिए और
तैयारी के लिए आप अपने आप से कमिट कीजिए, देन आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। बाकी एस्पिरेंट्स की तरह एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनने के लिए वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। आगे कुछ और बातें मैं आपके साथ करता हूँ, मैं भी वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके, तो वीडियो की इस लास्ट सेगमेंट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अभी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं, और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और सारी बातें आप बिल्कुल आराम से सुन रहे हैं, तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हमारा जो वेबसाइट है आप वहाँ पे विजिट कीजिए, बिल्स क्लासेस सीकर से आप सर्च आउट कर सकते हैं। बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज के नाम से आप सर्च आउट कर सकते हैं। बिल्स द बाय पॉइंट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। और वेबसाइट पे जाके हमारे जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज का पेज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज डले हुए हैं और यहीं पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो कोर्स है ये मिल जाएगा। और इस कोर्स पे जाके जो रीड मोर है वहाँ पे आप क्लिक करके इसके बारे में और जान सकते हैं। यहाँ से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप कोर्स के बारे में पूरा जान सकते हैं। जो कंटेंट हमने अभी तक इसमें कंप्लीट करवा दिया है वो भी सिलेबस वाइज पेपर वाइज डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी कुछ क्लास वीडियोस हमने ओपन किए हुए हैं एज ए डेमो, आप उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 1 सेकंड में आपको ये विजिट भी करा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ से हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बिल्स द बाय पॉइंट से आप सर्च आउट कर लेंगे और कोर्सेज पे चले जाइएगा। कोर्सेज पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी कोर्स मिल जाएगा। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करके इसके बारे में और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हैं कि हम किस प्रकार से इसको मैनेज कर रहे हैं। और फिर अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे पहुँच जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। अभी 21 सितंबर तक यहाँ पे 21% डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि 21 सितंबर हमारा फाउंडेशन डे भी है। तो एज ए फाउंडेशन डे हम यहाँ पे भी 21% डिस्काउंट भी हमारा ओपन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप कंटेंट पे जाके कंटेंट भी चेक कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट में 124 वीडियोज़ डले हुए हैं, सिलेबस वाइज वीडियोज़ हैं, काफ़ी जगह पे फ्री कंटेंट भी है, आप उनको चेक कीजिएगा। और पेपर सेकंड में 154 वीडियो डले हुए हैं, आप उनको भी चेक करेंगे। टेस्ट हमारे बीच में स्टार्ट हुए हैं, टेस्ट भी हमारे आ रहे हैं, पिछले पेपर्स के डिस्कशन भी हैं। और जीके आप कैसे तैयार करेंगे उसकी पूरी गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी हम आपके साथ होते हैं। लास्ट बार जो बहुत ही बेहतरीन राजस्थान भर का टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया था, इसे हम इस बार भी एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये भी आप लोगों के प्लस पॉइंट है। तो इफ़ यू आर रियली सीरियस एंड यू आर वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर बाय दिस एग्ज़ाम, तो हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं। वीडियो को आपने ध्यान से देखा, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे समझी, और आई होप जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे आपके माइंड में कि अचानक से ऐसे कैसे हुआ, क्या रीज़न है, हम कहाँ हैं और कौन कौन कैसे कैसे इसमें आ सकता है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एंड आई वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गुड लक। वीडियो को आपको शेयर जरूर से करना है, लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे।